नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी कल जो पेपर 2 की परीक्षा हुई थी, सीटेट पेपर 2 की, उसका आंसर की हम जो एसएसटी का पेपर हुआ था सामाजिक विषय का, उसको लेके हम आपके बीच उपस्थित हैं। ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, हमारे द्वारा विश्लेषण किया गया जो जानकारी है उससे हम आपको शेयर करना चाहते हैं। ऑफिशियल आंसर की भी आएगा तो आप मिला लीजिएगा और 90-95% तक इसको सही मानिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो एसएसटी का पूछा था, कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। इन अबाउट हाउ मेनी डेज डज द मून मूव अराउंड द अर्थ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको जानकारी होगी कि 27 दिन में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो 31 का हो जाएगा 3, तीसरा सही हो जाएगा 27 दिन। 27 दिन तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, दूसरा प्रश्न है, कह रहे मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। तो कॉलम ए का कॉलम बी से जब हम मिलान करेंगे तो जो 32 का है, ए का हो जाएगा कर्क रेखा जो है वो 23.5 उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ए का दूसरा, बी हो जाएगा बी का पहला मकर रेखा 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है सी का चौथा विषुवत रेखा के 66.5 उत्तर में, और दक्षिणी ध्रुव जो वृत्त है डी वाला वो विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में है। तो दो वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो 31 का तीसरा और 32 का दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द अर्थ। पृथ्वी के बारे में क्या सही नहीं है, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, उसका हमको आपको उत्तर बताना है। तो पृथ्वी के बारे में क्या सही नहीं है 33वां प्रश्न का, तो 2 वाला सही नहीं है। 2 वाला कह रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि पृथ्वी का चारों तरफ घूमना, सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन नहीं कहलाता है। अपनी धुरी पे घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना जो होता है वो विस्थापन कहलाता है, विस्थापन। तो 2 वाला सही हो जाएगा। अगला है 34वां प्रश्न, तो 33 का दूसरा। 34वां प्रश्न है, कह रहा कि रीड द 2 स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी है, उसका उत्तर आपको बताना है। तो स्टेटमेंट ए कह रहा है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय पड़ी के दिन 12 बजते हैं, घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। कथन बी है, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। तो कह रहा है कि इसमें क्या सही है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है दोनों ए तथा बी गलत हैं। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, और दोनों ए तथा बी सही हैं। तो 34वां का हमारा हो जाएगा दोनों ए तथा बी सही हैं, चौथा। अगला है इकोसिस्टम से सवाल है, इकोसिस्टम से 35वां प्रश्न है, कह रहा है इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय। पारितंत्र का निर्माण होता है कैसे। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। जीव जंतु एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच में परस्पर संबंधों के द्वारा इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो 35 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा, 35 का दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 36वां, कह रहे रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी केयरफुली। कह रहे कि ए और बी स्टेटमेंट को सावधानी पूर्वक पढ़िए और बताइए। स्टेटमेंट हैं, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। बी स्टेटमेंट दिया है, ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो
इसका हिंदी है, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। कार्य कि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। तो 36वां का जो हो जाएगा ये चौथा, दोनों ए तथा बी सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। जो संतुलन है वो तो होना ही चाहिए मानवीय और प्राकृतिक वातावरण के बीच में, तो चौथा सही हो जाएगा। अगला है, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, व्हाई इज टूरिज्म ए मेजर एक्टिविटी इन लद्दाख द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए गोम्पा दर्शन, बी हमारा है घास के मैदानों व हिम नदी की सैर, और सी हो जाएगा उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना। तो ए बी और सी तीनों सही हो जाएंगे, और सपाटी मैदानी क्षेत्र तो नहीं है ये, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, ए बी और सी तीनों सही हैं। अगला है 38वां प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा ये कर्सर इधर उधर हो रहा है। 38वां प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? ध्यान दीजिएगा, दूसरी गैस पूछा है। यदि सवाल को हम सही से नहीं पढ़ेंगे तो गलत उत्तर लगा देंगे। क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर? तो प्रचुरता से मिलने वाली जो पहली गैस है वो नाइट्रोजन है, और दूसरी जो गैस है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हो जाएगी। तो इसको सवाल को सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो 38 का पहला हो जाएगा, 38 का पहला। अगला प्रश्न है हमारा 39वां, कह रहा है कि गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिएगा, पहला स्टेटमेंट है उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है। दूसरा स्टेटमेंट है वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तीसरा है निम्न दाब मेघाच्छादन आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। और डी वाला है वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो 39वें का जो है ए, सी और डी सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा। ए उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होता है, ये भी सही है। सी वाला है निम्न दाब मेघाच्छादन आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है, ये भी सही है। और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है। ठीक है, वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, लेकिन वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित होती है। तो ये ए, सी और डी सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है 40वां प्रश्न, रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी केयरफुली। कह रहा है कि स्टेटमेंट ए, कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए सवाल का उत्तर दीजिए। तो कह रहा है कि अंतर्देशीय जल मार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। प्रश्न है कि अंतर्देशीय जल मार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। बी स्टेटमेंट दिया है, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। तो इसमें कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। तो 40वें का हमारा हो जाएगा, अंतर्देशीय जल मार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से, सबसे जो प्राचीन रास्ता है वो जल मार्ग ही है हमारा, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है अधिक दूरी एवं भारी आकार के सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है, ये भी सही है। तो दोनों ए तथा बी सही हैं, चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है 41वां प्रश्न, कह रहा है कि पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटग्रस्त हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर है। निम्नलिखित कारणों का चयन कीजिए। कह रहे कि मेनी स्पीसीज प्लांट एंड एनिमल्स हैव बिकम वल्नरेबल टू आर इंडेंजर्ड। तो इसमें आपको चारों में से एक चुनना है कि क्या कारण है कि वो
असुरक्षित अथवा संकटग्रस्त हो गई हैं। तो जो चारों कारण दिए गए हैं, पहला है वन रोपण। तो वन रोपण से तो बढ़ेगा जनसंख्या, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा है भूस्खलन, ये भी हो सकता है कारण, भूस्खलन से। निर्माण कार्य से, सही बात है। और तीसरा है जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार। तो हमारी सबसे बी सी डी सही होना चाहिए। देखिए 41 का दूसरा सही है, बी सी और डी, बी सी डी सही है। भूस्खलन हो जाएगा, पेड़ पौधे वहाँ से हट जाएंगे तो जीव जंतु लुप्त हो जाएंगे। दूसरा है निर्माण कार्य, बहुत सारे वनों को काटने से, वहाँ निर्माण कार्य से, अभी देखिएगा बिहार में बहुत बवाल हो रहा था, और उधर महाराष्ट्र वगैरह में सुने थे कि वो अडानी वाला मैटर था, तो इस वजह से दिक्कत थी। तो जो वन काटे जा रहे हैं, अरावली वाला जो मैटर है, अभी आप सुने होंगे। तो बी सी और डी सही हो जाएगा, दूसरा वाला। अगला है रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी केयरफुली। कह रहा है कि कथन ए तथा कथन बी को, इस बार देखिए कथन वाला बहुत प्रश्न पूछा है। कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़िए। पहला है संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। बी स्टेटमेंट दिया है इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो 42वें का सही हो जाएगा। संभाव्य मतलब कि जिनकी संभावना है, तो उसका जो मात्रा है वो सही ज्ञात नहीं हो पाएगा। दूसरा है इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यानी संभाव्य है, यानी भविष्य में मिलेंगे वो संसाधन, तो वो मिलने वाले नहीं हैं, उनका प्रयोग नहीं हो रहा है। तो दोनों ए तथा बी सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 43वां प्रश्न। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है हमको 43वें का। तो 43वें का जो है ए का हो जाएगा सेरीकल्चर जो होता है और रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन है, तो ए का चौथा। पीसी कल्चर जो हो जाएगा बी का वो पीसी कल्चर मत्स्य पालन से होता है। और सी वाला हो जाएगा हमारा सी वाला वीटी कल्चर है। वीटी कल्चर अंगूर की खेती से है। और डी है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर है हमारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। तो इसमें देखिए सिर्फ ए को सेरीकल्चर रेशम के कीट वाला यदि आप मिला लेंगे तो आप सही कर लेंगे। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो है 44वां का 2 हो जाएगा, स्वतंत्रता, फ्रीडम नहीं है, ये दूसरा सही हो जाएगा। अगला है 45वां प्रश्न। कर ए सिचुएशन वेयर ए पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन इज नोन एज। तो ऐसी परिस्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, इसको हम क्या कहते हैं? तो 45वां का जो होएगा, इसी को हम कहते हैं इनइक्वलिटी, असमानता। तो 45वें का पहला सही हो जाएगा। अगला है 46वां प्रश्न है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं नहीं हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार की जो विशेषताएं नहीं है निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति और अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना। तो 46वें का जो हो जाएगा हमारा वो केवल बी सही हो जाएगा, हमारा बी सही। तो बी सही हो जाएगा, पहला सवाल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। करे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट चेन इज करेक्ट। करे कि निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा? 48वें का देखिए, थोक विक्रेता उत्पादक नहीं होगा, उत्पादक परचूनिया नहीं होगा, थोक विक्रेता परचूनिया नहीं होगा। उत्पादक क्या करेगा? थोक विक्रेता को बेचेगा और थोक विक्रेता परचूनिया को बेचेगा। और परचूनिया मतलब जो फुटकर खरीदने वाले हैं लोग, थोड़ा थोड़ा सामान, उनको परचूनिया कहते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न।
कह रहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू एग्रीकल्चर लेबरर्स। कह रहा है कि खेतिहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसका उत्तर देना है आपको। तो कथन ए है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। दूसरा कथन है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। तो 49वां का जो हो जाएगा हमारा वो क्या सही हो जाएगा, 49वां का 2 वाला सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं और ए का कारण बी है। कह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। यदि गांव में रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलेगा तो गांव से लोग शहरी क्षेत्रों में माइग्रेट नहीं करेंगे, ये तो सही है। तो दूसरा है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन इसलिए होता है कि जो शहर में है उन वहाँ सैलरी अच्छी होती है, तो इसलिए 2 वाला सही हो जाएगा। अगला है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। तो देखिए 50वां का हमारा क्या हो जाएगा, ए का ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का क्या काम है, तो ग्राम सभा का काम है बीपीएल सूची को अनुमोदित करना, ठीक है। दूसरा है ग्राम पंचायत का क्या काम है, तो ग्राम पंचायत का काम है जल स्रोतों का रखरखाव, बी का चौथा। तीसरा है सी का जनपद पंचायत का क्या काम है, तो उसके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य स्थापित करना, सी का दूसरा। और डी है जिला परिषद का क्या काम है, ग्राम पंचायतों में धन को नियंत्रित करना, ये पहला हो जाएगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही है, चौथा ऑप्शन आप मिला लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर से। आगे बढ़ते हैं, 51वां प्रश्न है, कह रहा है कि व्हाट डज डबल बर्डन रिफर टू। दोहरे भार का क्या संदर्भ है। 51 प्रश्न। तो दोहरे भार का जो संबंध है ये है औरतों पर घर का काम काज करें और घर के बाहर भी काम करें, ये दोहरा भार हो जाएगा दूसरा। अगला है 52वां प्रश्न, राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में खाली जगह दिया है, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो 52वें का जो हो जाएगा हमारा ये मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में मौलिक अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए जो मौलिक अधिकार होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांत होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है निरंकुश शासन से, तो मौलिक अधिकार करेंगे, तो दूसरा सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वायोलेट्स आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना। बी है निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस शुल्क लेना। एक वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे जो कि पेयजल का एक स्रोत है, और पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना। ये कौन सा अनुच्छेद 21 की अवमानना का है। तो 53वां का हमारा हो जाएगा दूसरा, केवल ए और सी। ए और सी क्या है, सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न देना, और सी हो जाएगा एक वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे जो कि पेयजल का एक स्रोत है। तो ए और सी यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें भी सही है। अगला है कह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन क्या है भाई, तो पहला कथन है ए है, यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में FIR लिखी या अथवा पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। दूसरा है पुलिस को की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित हैं। तो इसमें कौन सा सही विकल्प है, इसको आपको चुनना है। तो इसमें ए असत्य है किंतु बी सत्य है, ठीक है। तो बी सत्य हो जाएगा
पहला ऑप्शन सही है। अगला है 55वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एप्रोप्रिएट वे टू काउंटर द मार्जिनलाइजेशन इन आदिवासीज। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है। तो 55वां प्रश्न जो है उसका उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा, उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना। यदि हम इतिहास को उसको विद्यालय में पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी उनके बारे में जान सकते हैं। तीसरा हो जाएगा उत्तर, तीसरा इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है 56 प्रश्न, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज हैज ऑब्लिक हैव बीन प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड इनेक्टिंग द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इन 1989। कारण निम्नलिखित में से किन समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। तो किसको प्रदान की गई है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो 56वां का जो हो जाएगा वो दूसरा, केवल सी और डी। तो सी अनुसूचित जातियां और डी अनुसूचित जनजातियां। सी और डी सही हो जाएगा हमारा, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 57वां प्रश्न, कह रहा है कि विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती हैं खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है, तो इस उपागम को कहा जाता है अंतर अनुशासनिक चिंतन। अंतर अनुशासनिक चिंतन चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 58, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंडेशनल लॉजिक इन द ड्राफ्टिंग ऑफ सिलेबी ऑफ सोशल साइंस। करेक्ट सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है। तो 58 का हमारा हो जाएगा ये चौथा, स्थानीय अनुभवों का समावेश जब हम करेंगे पाठ्यक्रम में तो अच्छे से वो हो जाएगा, बुनियादी तर्क प्रदान करेगा। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला है 59वां प्रश्न, करें निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्यायतंत्र के विषय में बात की जा रही हो। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है। आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है। तो किसका उपयोग करेंगे हम, तो केस अध्ययन का करेंगे। केस अध्ययन, केस स्टडी कहते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड बाय द टीचर इन हिज क्लासरूम टू प्रोमोट मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए आप क्या करेंगे, तो 60वें का हमारा हो जाएगा तीसरा, विद्यार्थियों को वो कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण है। विद्यार्थियों को आसान कार्य देंगे तो मीनिंगफुल नहीं होगा। विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी की संस्कृति को बढ़ावा देना ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को स्मरण आधारित कार्य देना ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को वो कार्य देना जो चैलेंजेज लाएं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61वां, बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ देम इज एसर्शन एंड अदर इज रीजन, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। एसर्शन और रीजन का सवाल है ये, अभिकथन और कारण का। तो कह रहे हैं नीचे सामाजिक अभिकथन ए है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। दूसरा ऑप्शन कारण दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 61 का जो हमारा हो जाएगा वो चौथा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक क्या है, टीचिंग सोशल साइंस इज ए। ऑप्शन दिया है पेशेवर गतिविधि, तथ्यों के प्रसारण की प्रक्रिया और
याद रखने की कोचिंग और व्यक्तिगत गतिविधि। तो 62वें का हमारा हो जाएगा पहला पेशेवर गतिविधि, प्रोफेशनल एक्टिविटी है, पेशेवर गतिविधि हो जाएगी। तो पेशेवर प्रोफेशनल गतिविधि का मतलब ये होता है कि यदि हम सोशल साइंस पढ़ लेते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, प्रोफेशनल होके कहीं भी आप हम टूर गाइड बन सकते हैं, आप घूम सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं। तो ये हमारा पेशेवर गतिविधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है 63वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द मोस्ट सुटेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टू एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ टू द स्टूडेंट्स। कह रहा है कि विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन दिया है ग्लोब, नक्शा और एटलस। तो 63वां का हो जाएगा दूसरा, ए और सी दोनों सही है, ए और सी। ठीक है, तो ए और सी हो जाएगा, ए और सी। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है Which of the following pedagogical techniques should be used by teachers to making social science enjoyable for students। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए की जानी चाहिए, प्रयोग की जानी चाहिए शिक्षक द्वारा। तो ऑप्शन दिया है संग्रहालय की यात्रा का आयोजन, सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद सांख्यिकी डाटा साझा करना। तो 64 का हमारा हो जाएगा चौथा, ए, बी और सी, ए, बी और सी हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है 65वां, बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। नीचे दिए गए कथन है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है, सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। दूसरा उसका कथन दिया है, सोचना, भाषा, मौखिक या सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है, बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है, लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। कथन दो है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। इसमें क्या सही है? तो 66वें का जो हो जाएगा, कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। करेक्ट, लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। तो पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल नहीं किया है, उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना, ये सही है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67वां प्रश्न। कह रहा है कि पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थीं। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती हैं? जो होती हैं पल्लवकालीन सभा, उसके बारे में बता रहा है। तो कह रहा है, विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन। बी दिया है, कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण। सी है, पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवाना। और डी है, श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो 67वें का चौथा सही हो जाएगा, ए और बी। विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन करना और कक्षा संचालन के बुलाए गए अलग अलग समूह का उदाहरण नहीं। बी क्या है? ए और बी। दूसरा है, पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवाना, जो बहुत खर्चीला हो जाएगा। सर्व दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना। तो ए और बी सही होगा, चौथा हो जाएगा। अगला है 68वां, यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण
विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है ध्यान में उपयोगिता से क्या हो, तो खाली स्थान दिया हुआ है, तो 68 का हो जाएगा हमारा दूसरा समतावाद। समतावाद इगैलिटेरियनिज्म हो जाएगा समतावाद दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है 69वां प्रश्न। नीचे दिए गए दो कथन हैं जिनमें एक अभिकथन और दूसरा कारण है, एसर्शन रीजन का है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना। दूसरा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है। तो 69वां का जो हो जाएगा वो चौथा है, सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे? तो ए है गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करना। बी दिया है अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना। सी है शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना। डी है शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना। तो 70 का क्या हो जाएगा? 70 का तीसरा केवल ए सही हो जाएगा। गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा कर सकते हैं। तो अगला है वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? तो विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर और विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। तो 71 का हमारा हो जाएगा तीसरा ए सी और डी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत अनुवर्ती प्रश्न पूछकर और विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले अनुवर्ती प्रश्न पूछकर। तो ए सी और डी सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला है रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 72वां का हो जाएगा ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। ये शिक्षक को लगातार घटित प्रतिपुष्टि के द्वारा अपनी शिक्षण कार्यनीतियों में बदलाव की अनुमति देते हैं। यह प्रकृति से नैदानिक है। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रगति की बहुधा जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षकों का एक साधन है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला 72 का पहला। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेस्टिंग? कार्य परीक्षण के संदर्भ में लिखित में से क्या सही है? तो 73 का हमारा हो जाएगा चौथा। यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है, चौथा ऑप्शन। अगला है 74वां। नीचे दिए गए दो कथन हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता है। तो 74वां का हो जाएगा कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय के बाहर भी अधिगम हो सकता है, तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 75वां प्रश्न है
कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन और दूसरा कारण है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है, परीक्षण का एक नैदानिक कार्य है, किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना है। कारण है कि परीक्षण एक घटना एक स्थिति है जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उसके ज्ञान क्षमताओं आदि का निर्धारण करता है। तो 75 का चौथा हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, चौथा प्रश्न। अगला है 76। बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। कारण नीचे दिए गए दो कथन, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है, विद्यालयी शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। दूसरा है कथन दो, विद्यालयों में परीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। तो उसमें कौन सा सही है? तो 76 का तीसरा सही हो जाएगा। कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77वां, वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये है, जहां वे अपने सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, वो क्या कहलाता है? बहुत आसान सवाल है ये। यदि आपने कभी म्यूजियम वगैरह गए होंगे तो आप इसका उत्तर सही से दे पाएंगे। तो 77 का तीसरा सही हो जाएगा, अभिलेखागार कहते हैं, आर्चीव कहते हैं उसको। 78वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू तमिल रीजन इज रॉन्ग। तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो 78वां का जो हो जाएगा तीसरा, तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे, ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला है 79वां प्रश्न। ये सर्सन रीजन का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि अभिकथन दिया है, राज्यों और धर्म के मध्य संबंध वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है, पर इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त अभिकथन के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो ए, मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था और समाज के लिए केंद्रित थे। बी है, रामदासपुर का नगर हरमंदिर साहब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित किया गया। सी है, सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार किया और सभी मानवों के लिए करुणा पर बल दिया। डी है, इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्धों के बारे में है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो 79 का चौथा सही हो जाएगा, केवल ए, बी और सी चौथा सही हो जाएगा। अगला है 80 वाला प्रश्न, देखते हैं। करें कि 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कल्हड़ ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्ति के लेखकों के असमान वह शासकों और उनकी कार्य नीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था, उनके स्रोतों में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो 80 का तीसरा हो जाएगा, प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद विवरण, दस्तावेज और शिलालेख। अर्लियर हिस्ट्रीज, आई विटनेस अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट एंड इंस्क्रिप्शन। तो तीसरा हो जाएगा। अगला है 81वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विथ रिगार्ड टू द मराठाज। मराठा के बारे में, मराठाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही विकल्प का चयन करना है हमको। तो ये सही विकल्प कह रहा है कि शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा जाता था। सी, एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा सेना के रीढ़ थे, और एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुणबी कहलाते थे। तो 81 का जो हो जाएगा वो दूसरा सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी चारों सही हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 82वां प्रश्न है, हिस्ट्रिकल क्लेम द अहोम बिल्ड ए लार्ज स्टेट। ऐतिहासिक दावा, अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन कीजिए।
तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 82 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ए, बी और डी सही हो जाएगा। ए, बी और डी तीसरा। अगला है, कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित की वैधता का उल्लेख कीजिए। अभिकथन: वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते हैं, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते हैं। कारण: 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया कि उन्हें रोपने वालों के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। परिणाम: महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आगे आईं। तो क्या सही है? तो केवल अभिकथन और कारण वैध है, केवल कारण और परिणाम वैध है, केवल अभिकथन और परिणाम वैध है, अभिकथन, कारण और परिणाम सभी वैध हैं। तो 83 का हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अभिकथन, कारण और परिणाम सभी वैध हैं। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है, अरेंज देम इन सीक्वेंस ऑफ दियर ऑकरेंस। 18वीं शताब्दी के द्वितीय युद्ध के दौरान नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं, उनको अरेंज करना है उनके घटनाक्रम में, मतलब कब वो घटित हुए थे। कह रहे कि कारीगरों ने गांवों से पलायन शुरू कर दिया, कंपनी ने भारत में स्वर्ण और चांदी से माल खरीदा, बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका, कंपनी दीवान बन गई। 84वां प्रश्न जो है उसका चौथा सही हो जाएगा। पहले बी होगा, कंपनी ने भारत में स्वर्ण और चांदी से माल खरीदा, चौथा ऑप्शन। उसके बाद क्या किया? कंपनी दीवान बन गई। फिर सी हो जाएगा, बंगाल में इकट्ठे किए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका, और कारीगरों ने गांवों से पलायन शुरू कर दिया, चौथा ऑप्शन सही है, चौथा। अगला प्रश्न है 85, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास वुड्स डिस्पैच के प्रत्यक्ष परिणाम था? वुड डिस्पैच देखिए, तो वुड डिस्पैच का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ए वाला दिया है, प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना, शिक्षा का केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन हुआ, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए कदम उठाए गए, भारतीय सिविल सेवा कॉलेजों की स्थापना इंग्लैंड में हुई। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? तो 85 का जो हो जाएगा वो उपयुक्त में से 3 सही हैं, 3, तो 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और गांव देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे। तो किसने कहा है, किसने तर्क दिया है? तो 86वें का हो जाएगा तीसरा, ज्योतिराव फूले तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैर ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नॉन ब्राह्मण आंदोलन जो है वो क्या है? ए वाला है, आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया जिनको शिक्षा की पहुंच थी, ठीक है। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज नस्ल थी। सी है, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो धनी व प्रभुत्वशाली थे। तो 87वां का हो जाएगा हमारा चौथा सही हो जाएगा, 87 का चौथा। केवल ए और सी वैध हैं, ए और सी बस सही हो जाएंगे, चौथा। अगला है, किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं में विसंबंधन के भाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुता को मान्यता देने वाला, वर्ग, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला, सरकार को ईश्वर के बराबर मान्यता देने वाला। तो सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा 88वें का दूसरा, केवल ए और बी सही है, ए और बी सही है, दूसरा सही हो जाएगा। अगला है 89, यह 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की और आंदोलन / संस्थान की पहचान कीजिए।
मतलब संस्थान के का जो गुण है उसको बताया है उसने कि 1864 में मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य जात भेदभाव और जातिवाद को ख़त्म करना था, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। और इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाज को निंदा की। ये कौन सा समाज था? तो 89 का जो हो जाएगा तीसरा, थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो लास्ट प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का आज कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई? उसका कारण दिया हुआ है। पहला है 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषिक समूह का अपना अलग राज्य होगा। दूसरा यह है स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। सी है कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं का राज्य बनने की उम्मीद कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन तेलुगु भाषी जिलों में तमिल भाषियों की ओर से आया। चौथा है नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे। तो 90 का जो हो जाएगा चौथा। तो चौथा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल ए, बी और सी। ए, बी, सी क्या है? 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था। ये भी है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूहों को अपने प्रांत होने का वचन पूरा करने में कोई कदम नहीं उठाया। ये भी सही है। और सी, कन्नड़ तेलुगु जो उधर के राज्य हैं वही सबसे ज़्यादा डिमांड किए थे। आपको पता होगा कि इस भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश था। तो इस तरह से हमारे सामाजिक विज्ञान के जो 60 प्रश्न आए थे कल में पेपर 2 में, उसका हमने डिस्कशन किया है। हमारी तरफ से आंसर की का एनालिसिस है। इसमें 2-4 क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न हमने सही करने का प्रयास किया है। इसको आप फाइनल आंसर की न माने तो ज़्यादा सही होगा। फाइनल आंसर की आप मिला लीजिएगा जब आएगा। तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू लेके और ऊपर मिला लीजिए कि कितना सही हो रहा है। तो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।